Hello everyone. This is chapter 2 of class 8th geography. Chapter name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. In this video we will only deal with the land, soil and water resources, and natural vegetation and wildlife we'll see in the another part of this video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्स बेसिकली होता क्या है, सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसके 30% ऑफ द हिस्से पे लैंड है और 70% जो है वो वाटर है. अब ये जो 30% ऑफ लैंड है उसमें भी जो 30% लैंड है उस पर 90% पॉपुलेशन रहती है, और जो बाकी का 70% एरिया है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या बहुत ही ज़्यादा हार्श सिचुएशंस हैं वहाँ पे, या ज़्यादा लाइफ सपोर्ट नहीं करती, उस वजह से वहाँ पे सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है. अब ये जो 30% ऑफ एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है उसमें भी जो प्लेन्स और रिवर वैलीज हैं वो ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो होता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है, बिकॉज जो सॉइल होती है प्लेन्स और रिवर वैलीज में वो ज़्यादा फर्टाइल होती है. उसके अलावा अब हम बात करेंगे जो लैंड है उसका किस तरीके से यूज़ होता है. तो दो टाइप की लैंड की मतलब डिवाइडेड है. दो टाइप की लैंड बेसिकली मानी जाती है. एक तो प्राइवेट लैंड जिसका जो ओनर होता है वो कोई इंडिविजुअल होता है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है. दूसरी जो होती है वो कम्युनिटी लैंड होती है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, उसको एक साथ पूरी सोसाइटी उसका इस्तेमाल करती है. अब जैसे जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लैंड की डिमांड भी बढ़ रही है. ज़्यादा रोड्स की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा घरों की ज़रूरत पड़ रही है, एग्रीकल्चर के लिए भी हमको लैंड चाहिए. उसके अलावा हमें माइनिंग भी करनी है. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया जा रहा है. उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग के सामने आ रही हैं, जैसे कि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फर्टाइल लैंड्स हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर इस तरीके से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है माउंटेन्स पे ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से. तो हमें ज़रूरत है अपने जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की या उनको कंजर्व करने की. तो सबको पता है एफोरेस्टेशन इज़ अ वेरी बिग टूल इन कंजर्विंग द लैंड. उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि आगे डेजर्ट्स जो है उनका स्प्रेड फर्दर ना हो. उसके अलावा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है इन दी क्रॉप प्रोडक्शन. हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पे जोर दिया गया था, ताकि आगे चल के जो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके. पर केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी होता है कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना है. उसकी जगह पे हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ मुड़ना है, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, या फिर हमें मैन्योर, इन जो ग्रीन जो चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ना है. वर्मी कंपोस्टिंग अगर टर्म मैंने इस्तेमाल किया है तो ये भी बता दूं कि वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है. वर्मी कंपोस्टिंग इज हम अर्थवॉर्म्स या फिर अर्थवॉर्म्स की वजह से अर्थवॉर्म की हेल्प से हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं. उसके बाद अब हम बात करेंगे सॉइल की. व्हाट इज सॉइल बेसिकली. हमने पढ़ा था कि जो लिथोस्फेयर है उसके ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ सम ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक. मतलब रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, जब वो टूटते हैं तो वो आगे चल के सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं. सॉइल जो बेसिकली फॉर्म होती है वो दो वजह से फॉर्म होती है. एक तो एरोजन की वजह से और दूसरा वेदरिंग की वजह से. एरोजन इज व्हाट. एरोजन इज कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. ये जैसे ये है हमारी ऊपरी लेयर सॉइल की है, तो हवा या पानी के दबाव की वजह से ये जो ऊपर की लेयर है वो यहाँ से उड़ के कहीं और चली जाए, दैट इज एरोजन. और वेदरिंग मतलब एक कोई पेरेंट रॉक हो बड़ा सा, वो जब टूटे नेचुरल रीजंस की वजह से, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं. अब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे. तो सॉइल फॉर्मेशन
हमें पता है कि सबसे पहले एक रॉक होती है, पेरेंट मटेरियल होता है, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं तब जाके एक सिंगल थिन लेयर ऑफ सॉइल बनती है विद द हेल्प ऑफ कोर्स वेदरिंग एंड एरोजन। नाउ कमिंग टू दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहला फैक्टर जो है जो सॉइल की फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है दैट इज द पेरेंट रॉक। जैसा पेरेंट रॉक होगा, जैसा उसका कलर होगा, वैसा ही जो सॉइल फॉर्म होगी उसका कलर होगा, उसका टेक्सचर होगी, उसकी परमेबिलिटी होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैक सॉइल है दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक, तो उन दोनों की जो केमिकल कंपोजिशंस हैं या उनकी जो मिनरल कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। एलुवियल सॉइल सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, जो फ्लोइंग रिवर्स होती है वो अपने साथ में माउंटेन से सेडिमेंट लेके आती है और उससे एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। अब जो सेकंड फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है सॉइल की फॉर्मेशन को वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज बेसिकली अ स्लोप जिससे कि सॉइल की एक्यूमुलेशन डिटरमाइन होती है। तो स्लोप जैसे कि रिवर है, तो कभी कभी जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है, कभी ग्रेजुअल होता है। तो जो ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें जो वाटर होता है वो बहुत तेज़ी से पास हो जाता है, तो वो उतनी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। अगर एक जेंटल स्लोप है और गुड मतलब वहाँ पे ड्रेनेज है वो ज़्यादा अच्छी है, तो उससे क्या होगा, स्लो इरोजन होगा, जिससे कि सॉइल की जो फॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो देर इज़ इन जो स्लोप होते हैं उसमें जो रिमूवल ऑफ सॉइल होती है और उसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है उसके बीच में बैलेंस बना रहता है एक अच्छे स्लोप में। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो जो टेम्परेचर और रेनफॉल है ये वेदरिंग को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा भी था कि जो वेदरिंग है उसके वन ऑफ द मेन रीजंस में वाटर आता है। और तो टेम्परेचर और रेनफॉल है यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी वेदरिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। डिकम्पोजिशन, सबने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन किसकी मदद से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करते हैं, एक किसी भी मैटर को वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, यानी कि ह्यूमस की फॉर्मेशन करते हैं। और जो ह्यूमस होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब टाइम, टाइम इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस दी सॉइल फॉर्मेशन। टाइम कैसे डिटरमाइन करता है, मैंने बताया था अभी पहले थोड़ी देर पहले कि जो सॉइल फॉर्मेशन है दैट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। बहुत ज़्यादा साल लगते हैं एक सिंगल थिन लेयर ऑफ सॉइल बनाने के लिए, यानी कि जो टाइम है वो सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को डिटरमाइन करता है, या कि यानी कि सॉइल की जो परत है वो कितनी मोटी होगी, दैट इज डिटरमाइन बाय कि कितने पीरियड लगा है उस सॉइल को बनने में। So, what are the factors that determine the soil formation? The first factor is the parent rock, जिससे बनता है. Second factor is the topography, that is the slope. The third factor is the climatic condition like temperature and rainfall. Fourth factor is the living organisms and fifth factor is the time. अब हम बात करेंगे सॉइल की प्रोफाइल की। तो हम लोग पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं, बेसिकली 6th क्लास में, उससे पहले 7th क्लास में भी, कि जो सॉइल होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू सम होराइजन्स लाइक होराइजन ए, दैट इज बेसिकली द टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपरी जो परत होती है सॉइल की। ठीक है, इसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर का होता है, कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। इस ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, जिसको हम ह्यूमंस कहते हैं, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिटरमाइन की जाती है। उसके अलावा ये जो पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जो टॉप सॉइल के साथ में ये प्रॉब्लम भी है कि जो सॉइल इरोजन होता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो टॉप सॉइल के ऊपर ही पड़ता है, यानी कि यही सबसे पहले रिमूव होती है। जो उसके नीचे सॉइल आती है उसको हम होराइजन बी में डिवाइड करते हैं, या उसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, आफ्टर दैट इसका जो मिनरल कंटेंट होता है दैट इज लो एज कंपेयर्ड टू दी होराइजन ए।
वाइल जो ऑर्गेनिक मिनरल कंटेंट इन द सेंस कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है दैट इज लो, एंड अगर हम इनऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू होराइजन ए। उसके बाद हम बात करेंगे होराइजन सी की, दैट इज़ द रॉक फ्रेगमेंट। ये इसमें रॉकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, बेसिकली अनवेदर्ड पेरेंट रॉक पाई जाती है। उसके अलावा जो ट्रू सॉइल होती है वो इसी रॉक मटेरियल से ही धीरे धीरे डेवलप करती है। और सबसे नीचे जो पाई जाती है दैट इज़ दी होराइजन डी, दैट इज़ दी पेरेंट रॉक। इसको हम लोग बेड रॉक भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल मतलब सबसे पहले होराइजन ए दैट इज टॉप सॉइल, इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो सब सॉइल होती है इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, पर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो होराइजन ए की तुलना में थोड़ा कम होता है। उसके बाद होराइजन सी आता है जिसमें रॉकी फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, इसी से धीरे धीरे वेदरिंग करके सॉइल बनती है। उसके बाद जो होराइजन डी जो सबसे नीचे होती है उसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं या फिर बेड रॉक कहते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो हमारे यहाँ पे किस तरीके की सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दिस इज़ वेरी फर्टाइल। ये बेसिकली एक रिवर ट्रांसपोर्टेड सॉइल कह सकते हैं इसको, जो रिवर जो मिट्टी लेके आती हैं, सेडिमेंट्स को लेके आती हैं। तो अलुवियल सॉइल की भी टाइप होती है, उसमें बेसिकली जो ओल्ड सॉइल होती है उसको हम बांगर बोलते हैं, और जो न्यू एलुवियम होती है उसको हम खादर बोलते हैं। ये बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की वैली में पाई जाती है एंड दिस इज़ वेरी फर्टाइल। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो वोल्केनिक रॉक्स की वेदरिंग की वजह से फॉर्म होती है। हमने भी पढ़ा था कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो इग्नियस रॉक से बनती है। इट इज़ बेसिकली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। अब पिछली बार की वीडियो से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसल्ट है, बेसिकली बेसल्ट रॉक है। यानी कि जो बेसल्ट बनता है वो कहाँ से बनता है, वो बेसिकली इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन है। तो जो ब्लैक सॉइल है दैट इज फाउंड फ्रॉम द वोल्केनिक रॉक या इग्नियस रॉक कह सकते हैं। तो डेक्कन इज द एग्जाम्पल। उसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ रीजन, गुजरात में और वेस्टर्न एमपी में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये इसमें बेसिकली कॉटन ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, एज कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन हियर। उसके बाद हम बात करेंगे रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल जो बेसिकली है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग के बाद बनती है। इसमें हाई परसेंटेज आयरन का पाया जाता है जिसकी वजह से ये लाल दिखती है कलर में। इसके अलावा ये अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए या प्रॉपर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं तो ये जो रेड सॉइल होती है ये कॉटन, व्हीट, पल्स, राइस और मिलेट्स की अच्छी पैदावार कर सकती है, अच्छी क्रॉप ग्रो हो सकती है। उसके बाद हम माउंटेन सॉइल की बात करेंगे। तो जो माउंटेन सॉइल होती है वो फॉरेस्ट में जो पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होती है। दिस माउंटेन सॉइल इज़ वेरी सुटेबल फॉर टी एंड कॉफ़ी। तो एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो कि टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जगह कहाँ है, दार्जिलिंग है। तो वहाँ पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है। उसके बाद डेजर्ट सॉइल की बात करेंगे तो डेजर्ट सॉइल सैंडी और क्लेई होती है। इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, पर अगर हम पानी अवेलेबल कराएं, यानी कि अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं तो हम बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो डेजर्ट सॉइल से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बार्ले है, कॉटन है, पल्सेस हैं, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉइल। मैंने बताया कि जो टॉप सॉइल होती है उसका एकदम डिसअपियरेंस हो जाता है या वो अलग कहीं चली जाती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लोइंग विंड और रनिंग वाटर, और कहीं अगर स्लोप है लैंड में तो उसकी वजह से। तो दीज आर सम फैक्टर जिसकी वजह से सॉइल एरोजन होता है। सॉइल का कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एफॉरेस्टेशन सबसे पहला होता है कि हम पेड़ और लगा सकते हैं जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व करें। ओवर ग्रेजिंग पे हमें लगाम लगानी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग मतलब, ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है कि जो घास होती है वो कम हो जाती है। तो जो घास होती है वो एक तरीके से बाइंड, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं या टॉप सॉइल उसको बाइंड करने का काम करती है। तो जब घास नहीं रहेगी तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो थोड़ी लूज पड़ जाएगी जिस वजह से सॉइल इरोजन में ईज हो जाएगी। तो हमें ओवर ग्रेजिंग पे भी एक चेक रखना चाहिए।
उसके अलावा हमें कुछ नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया या फिर टेरेस फार्मिंग। उससे भी लैंडस्लाइड्स चेक में रहती हैं या सॉइल इरोजन नहीं होता है। उसके अलावा हम बहुत सारी अलग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम देखते हैं कि फ्लड्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इरोजन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन की। तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। और हमें पता है कि जो 70% पानी है इस अर्थ के ऊपर, उसमें से भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो हमें अपने वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व करना चाहिए या फिर उनको सिक्योर करके रखना चाहिए। वो हम बहुत सारे मेथड्स से कर सकते हैं, जैसे कि हम सीवेज जो जाता है, जो रिवर्स में जाता है, उसको हम एक बार क्लियर साफ करके वापस हम उसको डंप कर सकते हैं रिवर्स में। उसके अलावा फॉरेस्ट और वेजिटेशन का जो कवर है उसको कम नहीं होने देना है। जो ट्री होते हैं उन्हीं की वजह से बारिश होती है, और हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को भी अब यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं, उनका एक प्रॉपर सिस्टम। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जो हम लोग एग्रीकल्चरल मेथड्स में, मतलब एग्रीकल्चर में जो हम पानी यूज़ करते हैं, तो मैंने देखा है कि जो प्लेन्स हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े ट्यूबवेल्स लगा देते हैं हम लोग अपने फार्म्स में, और उससे हम सिंचाई करते हैं। पर उसमें क्या करते हैं हम, जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा कभी कभी पानी दे देते हैं। तो उससे भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी एक तो घटती है। उसके अलावा हम पानी की भी वेस्टेज करते हैं। तो अगर आप लोगों के यहाँ पे फार्म है तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अ, हमें इरिगेशन तो करना है पर ओवर इरिगेशन नहीं करना है। उससे आपको भी नुकसान है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है और आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी घटती है। उसके अलावा आप वाटर के रिसोर्स को का भी वेस्ट और वाटर रिसोर्स को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम कुछ फैक्टर्स का ध्यान रख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और हम बहुत सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।